नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने एक नए सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का। जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग एक रेगुलर सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी सीरीज को हम लोगों ने शुरू कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एक चीज़ जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि जो मैंने आज आप लोगों से कहा था कि आईएएस और पीसीएस, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इकोनॉमी बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियाँ खड़ी करती है। उसी संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये जानने की कोशिश करें कि हमें अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज मैं इसी बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को ये सटीक जानकारी मिल सके कि रियली में भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, किन पर हमें फोकस करना है, किन पर हमें फोकस नहीं करना है, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे तो कंडीशन ये होती है कि एक बच्चा 12th पास करके आता है और सीधा क्लासरूम में आकर के बैठ जाता है, उसके ऊपर से सारी चीज़ें बाउंस मारती हैं, क्योंकि उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो इस चीज़ को जान पाए कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहला मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस चीज़ को जानें कि अर्थव्यवस्था क्या है और उसमें हम किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, किस पर हमें फोकस करना है, किस पर हमें फोकस नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो बिंदु आप पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग इस समय एक कहा जाए कि एक महामारी के प्रकोप में ग्रसित हैं और लॉकडाउन की वजह से घर में सब लोग मौजूद हैं, घर में ही स्टे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों की पढ़ाई बहुत बाधित हुई होगी, क्योंकि पढ़ाई बाधित होने पर हमारा जो दिमागी स्तर है वो भी कमज़ोर हो जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं किताबों से पढ़ लें या किसी से हम गाइडलाइन ले लें, लेकिन हकीकत में वो गाइडलाइन या किताबों से वो चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती जो हमें एक मेंटर जो हमें समझा पाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को एज अ मेंटर आपके साथ काम करूं, ना कि एज अ टीचर। मैं चाहता हूं आप लोग मुझसे भी इंटरेक्ट करें और मैं आपसे इंटरेक्ट करूं। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों का जो लॉकडाउन में जो समस्या क्रिएट हो रही है पढ़ने को लेकर के, वो बनी रहेगी। और मैं चाहता हूं इस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये समस्या आज नहीं तो कल ख़त्म होनी है और उसके बाद एग्ज़ाम होना है, लाइफ फिर से स्टार्ट होनी है, क्योंकि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। ये तो आप लोगों ने जाना ही होगा, और जीवन कभी समाप्त होगा भी नहीं। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, सुधार होते रहते हैं, प्रगति होती रहती है। यानी कि प्रकृति का नियम ही है बदलाव, और उस चीज़ को हमको बदलना होगा। और जो ऑफलाइन सिस्टम था उसको हम धीरे धीरे कहाँ लेकर के आएंगे, ऑनलाइन की तरफ। और मेरी जो इच्छा है वो ये है कि आप लोग भी उस चीज़ को इंटरेक्ट करें। ठीक है ना, और जो भी समस्या हो, मैंने आप लोगों से पहले भी मैंने कहा है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरा नंबर है 6398189646, इस पर आप मुझे कभी भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के। देखिए, सबसे पहले देखिए इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के पर्पज से अभी आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले इस चीज़ को समझ लें क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ पर हम आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, यानी कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका जो रेगुलेशन होता है उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री, यानी एक देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों को हम संचालित करते हैं, उनका अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जब किसी भी देश के साथ इसका नाम जुड़ जाता है तो उसके साथ वो जुड़ जाती है। क्लियर है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारत के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन सब का अध्ययन हम
करेंगे। ठीक है, तो किस चीज का अध्ययन करेंगे? जनरली देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 चीजें होती हैं: उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजप्शन, और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हीं 3 चीजों के बीच में हम लोग काम करते हैं: उत्पादन, उपभोग और वितरण। इन सारी चीजों का ही स्टडी है अर्थव्यवस्था। और जब इस इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी। अब बात आती है कि इंडियन इकोनॉमी हम क्यों पढ़ें, तो इसमें 2 चीजों में चर्चा करूंगा अभी। सबसे पहले, एक, इसका महत्व क्या है, और दूसरा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जिन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले महत्व की बात करते हैं। तो महत्व देखिए, हम लोग इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में नहीं जाएंगे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कैसे इसका महत्व है। हम बात करेंगे जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, इनके जो 3 एग्जाम हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों एग्जाम का अगर आप पिछले साल के 10 साल, 5 साल, 6 साल के जितने भी आप सब कुछ देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी का जो वेटेज है, लगभग 15 से 20% से ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझ लीजिए कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों ये महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्योंकि चारों तरफ अपनी, अपने परिवार की, समाज की, देश की, सभी की, अगर आप विकास करना चाहते हैं तो विकास के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। आप जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, आपके अपने परिवार की स्थिति मजबूत नहीं होगी, आपके अपने समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, आप विकसित नहीं हो सकते। तो देश को विकसित होना है तो अर्थव्यवस्था को विकसित होना पड़ेगा, आपको विकसित होना पड़ेगा, समाज को होना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी संदर्भ में है कि यूपीएससी में एक ब्यूरोक्रेट से उम्मीद की जाती है, जब आप सिलेक्शन लेंगे तो आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? क्या आप इन सब चीज़ों के लिए एग्री हैं? क्या आप इन सब चीज़ों को काम करने के लायक हैं या नहीं? इसलिए इस सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी पड़ जाती है, पहली चीज़। ठीक, दूसरा, इस चीज़ को ध्यान रखना कि 15 से 20% क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब कहाँ से आएंगे वो देख लीजिए। मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। बट इस इंडियन इकोनॉमी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास, एक, और दूसरा आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी है। अब कहेंगे कि सर सामाजिक आर्थिक विकास क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन होना तो समाज में ही है, समाज के हम सब लोग मिलकर के ही आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं। तो उसी के महत्व से ही तो हमको इसको समझना होगा कि आखिर हम अपने समाज में आर्थिक गतिविधियों को, कौन सी गतिविधियों को कितने स्तर तक, किस लेवल तक हम इम्प्रूव करें, कितना बढ़ाएं, कितना ना बढ़ाएं। जब तक इनकी डिमांड नहीं जानेंगे, इनकी मांग नहीं जानेंगे, समाज की समस्याओं को नहीं समझेंगे, समाज की जरूरतों को नहीं समझेंगे, तो हम कैसे करेंगे कि हमको आर्थिक स्थिति किस लेवल पर लेकर के जानी है, किस सेक्टर को बढ़ाना है हमें, किस सेक्टर को नहीं बढ़ाना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कोई भी इकोनॉमी, उसके 2 सेक्शन होते हैं, एक सामाजिक आर्थिक विकास, उसको हम जानें किस चीज़ क्या है, और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन कौन सी गतिविधियां हैं उनको जानें। जनरली हम लोग किताबों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो भी लोग पढ़ाते हैं वो इस सेक्शन पर फोकस नहीं करते, वो लोग इस सेक्शन को फोकस नहीं करते, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इसको। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे भी यही पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब ही समझते हैं आर्थिक गतिविधियां, जो कि मैंने अभी डेफिनेशन में आप लोगों को बताया भी था। अर्थव्यवस्था का मतलब आर्थिक गतिविधियां, उन्हीं को जानेंगे, इसको नहीं जानते। जबकि यूपीएससी में आपसे डिमांड की जाती है इस, कैसे, आइए चर्चा करते हैं, इसी को जानना है आज। ये रहे,
ठीक है, तो दो सेक्शन में हमने डिवाइड किए हैं, सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक गतिविधियां। इन्हीं में सारे चैप्टर डिवाइड हैं, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी के सभी इसमें डिवाइड हैं। ठीक है, तो यानी कि मैंने एक सिंपल तरीके से चैप्टर की लिस्ट नहीं बनाई, कौन कौन सी है। देखा जाए तो चैप्टर की लिस्ट यही है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, छठा, ये चैप्टर हैं, या कह लीजिए ये यूनिट हैं। कौन कौन सी? देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो तीन चीजें हैं। एक, अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे किन किन चीज़ों को देखेंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सेक्टर्स कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तीसरा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन क्यों आ रहा है, कि सेक्टर्स क्यों चेंज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर या अन्य जो सेक्टर्स हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, उन्हें चेंज क्यों आ रहा है, और वो चेंज आ रहा है तो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यही यूपीएससी की डिमांड है कि सेक्टर्स में चेंज आने पर हमारी सोसाइटी पर हम क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पिछले साल के पेपर देखेंगे, पिछले 5 से 6 साल के, तो उनमें आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एक खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को ही क्यों अपनाया, हमने कैपिटलिज्म या सोशलिज्म अलग अलग क्यों नहीं अपनाया, जबकि बहुत सारे कंट्री या तो कैपिटलिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं, पूंजीवादी देश हैं या समाजवादी देश हैं, तो हमने क्यों नहीं अपनाया, हमने मिक्स क्यों अपनाया, आखिर हमको इसके फायदे क्या हैं। और मिक्स अपनाया तो वर्तमान में उसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या, कुछ नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये आम आदमी और आपके बीच में एक लाइन खड़ी कर देता है। आम आदमी इससे नीचे का पढ़ लेता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यहाँ से ऊपर की जो लाइन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हम इस समय कौन सा परिवर्तन देख रहे हैं, कौन सा परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, ये क्या आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो किस लेवल तक आ रहा है। यही गुण है एक ब्यूरोक्रेट होने के। देखिए, जब तक इस लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे ना, तो जो मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैंने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है, मैं ये से बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता, लेकिन अचीवमेंट है। वो ये है कि प्री क्वालिफाई करना और मेंस क्वालिफाई करना आसान नहीं है। ये आप लोग अच्छे जानते होंगे, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि इतना आसान नहीं है यूपीएससी का प्री और मेंस क्वालिफाई करना। प्री तो चलो एक बार को हो भी जाता है, मेंस में रिटन में किन चीज़ की डिमांड की जाती है, उसका लेवल क्या चाहिए होता है, ये आप एनालिटिकल व्यू से समझ पाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे उसी चीज़ का फायदा उठाएं जो अनुभव है मेरा। ठीक। दूसरा है मानव विकास। समाज है तो समाज किससे मिलकर बना हुआ है, मानव से, मनुष्यों से, हम लोगों से। और जब हम लोगों से मिलकर बना हुआ है तो समझ लीजिए कि इसमें हमारा विकास होगा तो हम सबका विकास होगा, देश का विकास होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब हम सब लोगों का विकास होगा तो आप समझ सकते हैं तो उससे आपके देश का विकास होना तय है। क्लियर। अब इसमें जो विकास होगा मानव का, तो वो विकास कैसे कैसे होगा, विकास के बिंदु क्या होंगे, तो एक छोटी सी झलक मैं आपको बताता हूं कि इसमें देखेंगे। एक है आपकी आर्थिक समृद्धि, कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। दूसरी है आपकी विकास, कि आपके पास क्या क्या संसाधन नए बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज क्या बढ़ रहे हैं। तीसरा है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि कितने लोगों तक ये विकास की सुविधा या विकास की जो व्यवस्था है कितने लोगों तक पहुंची है, कौन कौन लोग शामिल हैं या नहीं हैं, क्या हम सभी को समावेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसकी अवधारणा। और इस समय एक नई चीज़ और चल रही है, वो है आपकी सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें विकास के सारे मॉडल पढ़ने हैं, तब जाकर के मानव विकास को भी हम समझ पाएंगे। अगर इन मॉडल को, इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए तो हम नहीं समझ पाएंगे। अब कहेंगे सर क्या इनको समझना जरूरी है? अल्टीमेट हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, हमारे सरकार की नीतियों का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का लक्ष्यों को हासिल करना, समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल करना। विकास क्या होता है, जब तक इसको ही नहीं जानेंगे तो विकास हम करेंगे क्या, किसका करेंगे, कितना करेंगे। और समृद्धि, ग्रोथ, समृद्धि
यानी कि ग्रोथ, ये हमें कितनी चाहिए, किस सेक्टर में कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, जब तक इसके डेफिनेशन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम समृद्धि क्या करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को समझना है। बात क्लियर कि नहीं? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों। और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास, हमारी ज़रूरत है। और अल्टीमेट सोचिएगा, सरकार को किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे विकास की, अर्थव्यवस्था के विकास की या हमारे विकास की। अगर वो देश या सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सारी सरकार मिलकर के अगर ये चाहती है कि मनुष्य का, अर्थव्यवस्था का विकास हो, तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा कैसे? हम लोगों के द्वारा। और क्यों करेंगे वो अर्थव्यवस्था का विकास? अल्टीमेट हम लोगों के लिए, ना कि 2-4 लोगों के लिए। तो हमारे देश की या किसी भी सरकार का परम उद्देश्य क्या होता है? ये क्लियर ना? तो यही है, यही हमारा टारगेट है, इसका विकास करना है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है और ये हमारे किसके लिए है? समझने के लिए, मतलब इसको हमको जानना, ये हमारे एक तरीके से क्या है? टारगेट है। ठीक। और टारगेट के साथ साथ एक चीज और भी है, वो समझ लीजिए क्या है? समस्या और उनके समाधान। तो मानव विकास की ही जरूरत हमको क्यों पड़ी, यहीं पर समझ लीजिएगा। क्योंकि मानव विकास से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्या हैं? जैसे अत्यधिक जनसंख्या है, गरीबी है, पॉवर्टी, बेरोजगारी है, ठीक है ना, अशिक्षा है, असमानता है, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, एक भुखमरी है, हंगरनेस। ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हमारे समाज में मौजूद हैं। और जब ये सारी समस्याएं मौजूद हैं, तब आप समझ सकते हैं कि बिना इन समस्याओं का समाधान किए हम मानव विकास कर सकते हैं? नहीं। और जब मानव विकास नहीं होगा तो क्या देश का विकास हो जाएगा? सोचिएगा, इट इज पॉसिबल? नेवर। इसलिए गवर्नमेंट का बेसिक टारगेट क्या है? आप सरकार किस लिए चुनते हैं? क्या देखते हैं कि सरकार हमारे लिए मंदिर बनाएगी या मस्जिद बनाएगी? क्या हमने सरकार का गठन इसी के लिए किया था? नहीं, हमने सरकार का गठन किया था अपने देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए। और जब तक हमारा विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। यह आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था का विकास का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास। इसका मतलब समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक उद्देश्य है, ये है अर्थव्यवस्था को पढ़ने का उद्देश्य, यानी कि ये टारगेट है। क्या है? टारगेट। इसके लक्ष्य को हासिल करना है और इसी के समाधान के लिए सरकार हर सेक्टर में, जनसंख्या के लिए, पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, लिटरेसी के लिए, इनइक्वालिटी के लिए, भुखमरी के लिए और पर्यावरण प्रदूषण के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए सरकार क्या करती है? बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, ठीक है ना, चाहे आपके गरीब कल्याण योजना हो, किसान अन्नदाता योजना हो, या कोई भी हो, ये सब किसके लिए हैं? हमारी इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है ना। लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे संभव है? ये क्या है? ये टारगेट नहीं है, ये आपके रास्ते हैं, या कह सकते हैं ये टूल है, टूल, उपकरण है। ये क्या है? उपकरण। इनके माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल किया जाता है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था को हमने 2 सेक्टर में डिवाइड किया। एक सामाजिक आर्थिक विकास, जो कि उद्देश्य हैं, जो कि सरकार को और हमको अचीव करने हैं, और ये आर्थिक गतिविधियां, इनके माध्यम से हम उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। क्षेत्रक में क्या आता है? ये आप जानते हैं। इस क्षेत्रक में 3 चीजें आती हैं, सेक्टर्स कहते हैं इनको। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियां आती हैं। इसमें आप जानते हैं विनिर्माण और उद्योग गतिविधियां आती हैं। और तृतीयक में सेवा क्षेत्र, ये गतिविधियां आती हैं। ये तो आप समझ गए होंगे और जानते भी होंगे। अब इनका विकास कितना करना है, तो यही देखना होता है कि इनमें किस चीज़ पर फोकस करना है, कितना फोकस करना है। यही महत्वपूर्ण चीज़ है
कितने लोगों को कृषि और पशुपालन की जरूरत है, यानी कि कितने लोगों को भुखमरी। अब भुखमरी को शांत करना हो तो मैं क्या क्या विकास करना होगा, ये उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत है तो क्या करना पड़ेगा, कृषि से आएगा। और उद्योग क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ भी रोजगार मिलेगा, सेवा क्षेत्र में भी रोजगार मिलेगा, तो गरीबी बेरोजगारी यहाँ से दूर होगी। शिक्षा कैसी देनी है, इससे जुड़ी हुई शिक्षा देनी है या मूलभूत शिक्षा देनी है, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी लॉन्च की गई है, तो उसमें एक पॉइंट पर विशेष बल दिया गया है, और उसमें क्या है कि उसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बल दिया गया है, जैसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि लोग सिंपल सा BA BSc ना करें, बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन लेने की कोशिश करें, जिससे कि उनको काम धंधा मिल सके। और काम धंधा कहाँ मिलेगा, यहीं पर, यहीं रोजगार मिलना है, यहीं से उनकी आय होनी है। अब देखना यह है कि कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना है, कितने लोगों का विकास करना है, कैसे करना है, यही चीज है कि इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की। अब ये मैनेज कैसे होगा, इसी को आप समझने की जरूरत है। ये मैनेज कैसे होना है, तो ये मैनेज होना है इसके माध्यम से, वित्तीय क्षेत्र से। और वित्तीय क्षेत्र से हमें क्या मिलेगा, पैसा, मनी, पैसा मिलेगा। और पैसे के माध्यम से हमें एक चीज और मिलेगी, वो मिलेगी तकनीक। बिना पैसे के तकनीक संभव नहीं है, चाहे अपनी बनाओ या खरीदो। और इन दोनों के माध्यम से ही ये तीनों जो क्षेत्र हैं इनका विकास होना है। बिना पैसे और तकनीक के ना तो कृषि हो सकती है, ना उद्योग चल सकते हैं, ना सेवा क्षेत्र हो सकता है। ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका मतलब यहां से हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिलना है। क्लियर। उसके बाद हम चीज देखते हैं कि क्या है ये, कैसे। देखिए, इसमें तीन चीजें आती हैं। पैसा आपको मुद्रा बाजार से मिलेगी, यानी कि बैंकों से। इसलिए एक टॉपिक हो गया आपका मुद्रा बाजार, मनी एंड बैंकिंग। इसको हम कहते हैं मनी मार्केट, यानी कि बैंकिंग सेक्टर है ये। इसमें डिटेल में हम जाते ही जाते हैं। दूसरा है आपका पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। इसमें आ जाता है आपका शेयर बाजार। यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर बेच करके हम लोगों से पैसा उठाती हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, उससे निवेश करते हैं, वहां से मुनाफा कमाते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, विकास करते हैं अपना। और तीसरे क्षेत्र है आपका लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, यानी कि सरकार का बजट। सरकार यहां से अपनी बजट व्यवस्था बनाती है कि किस सेक्टर को कितना देना है, कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इन सब चीजों की जानकारी हमको यहां से मिलती है। यानी सरकार हर साल अपना बजट के माध्यम से इन तीनों सेक्टर पर काम करती है। अब देखेंगे तो आपका कृषि का एक चैप्टर है, उद्योग का एक चैप्टर है, सेवा क्षेत्र का एक चैप्टर है, मुद्रा बाजार बैंकिंग सेक्टर है, पूंजी बाजार शेयर बाजार का एक चैप्टर है, पब्लिक फाइनेंस का एक चैप्टर है। एक तरीके से देखा जाए तो जो आप किताब में पढ़ते हैं वो इन्हीं चैप्टर हैं, लेकिन समझने की कहाँ जरूरत है, इसके ओवरऑल सिस्टम की, कि किस चीज़ की किसको जरूरत है और किसको हमको कितना समझना है। अब सोचिए कि हम इस मुद्रा बाजार को, बैंकिंग सेक्टर को डेवलप क्यों करें। हमको बैंकिंग सेक्टर को सुधार करने से हमको क्या मिलेगा, ये सारी समस्याओं के समाधान के प्रयास मिलेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप तभी समझ पाओगे जब इसकी मूलभूत चीजें और मूलभूत उद्देश्य समझ पाओगे। बात क्लियर कि नहीं। इसलिए आज का लेक्चर मेरा सर सिर्फ इसी चीज को लेकर के था कि इस चीज को आप लोग समझिएगा। और इसमें देखेंगे तो जो तीसरा जो बात है, भारत और विश्व अर्थव्यवस्था का जुड़ाव। इसका मतलब है कि इसमें हम जो इन तीनों क्षेत्र में, इन तीनों सेक्टर में जो कुछ भी उत्पादन किया है उसको हम बिक्री कहां करेंगे, कहां करेंगे बिक्री, उनकी सेल कहां करेंगे, यहां पर मार्केट यहां पर करेंगे। तो इसमें मार्केट आपकी बिक्री दो तरह का है, एक घरेलू बाजार और दूसरा है आपका विश्व बाजार। घरेलू और विश्व बाजार, वैश्विक मार्केट। तो विश्व बाजार में कैसे कैसे हम आयात निर्यात करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। और घरेलू बाजार में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कितने निवेश की ज़रूरत है, कितने निवेश की ज़रूरत नहीं है। विश्व बाजार में किस चीज़ की डिमांड है उसको हम प्रमोट करें, उसी चीज़ का उत्पादन करें जिससे कि हमको विदेशी मुद्रा मिल सके, और उस विदेशी मुद्रा से हम उन चीज़ को खरीद सकें जिसकी हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता, उसको हम आयात कर सकें, इम्पोर्ट कर सकें। तो एक तरीके से ये चीज़ें हैं, यही चैप्टर हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। यानी कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी बात को लेकर के था कि हम
किस चीज़ को फोकस करें। अब बताइए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की कहाँ जरूरत है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से इससे लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस, इवन इंटरव्यू में भी, क्योंकि ये तो सब किताबों में लिखा हुआ है, केवल उसको कंसेप्ट को यहाँ लेकर के आना है, समझना है, सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके 30 to 40% क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, इस सेक्टर से 30 to 40% क्वेश्चन। और प्री में थोड़ा सा इसका ज़्यादा रोल रहता है, मतलब प्री में रोल रहता है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा हैं, जिसको हम कह सकते हैं आधारभूत चीज़ें, वो इसमें ज़्यादा हैं, बाकी सब इसमें हैं। जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितनी समस्याएं हैं, गरीबी बेरोजगारी से लेकर के तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सब इसमें हैं, नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, वो सब कुछ इसमें है। और यहाँ पर आपकी बेसिक समझ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टूल क्या है और टारगेट क्या है। टूल एंड टारगेट का उद्देश्य है, आपको समझ में आ गया, लिंक समझ में आ गया, यही उद्देश्य है। तो आज के लेक्चर में मैंने यही समझाने की कोशिश की है, किताबों में आपका ये चैप्टर ज़्यादा दिया हुआ है, इसका ना के बराबर चर्चा है, जबकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको निबंध में, आपके सोशल प्रॉब्लम्स में, आपके हर जगह पर काम आने हैं, और ये केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में समझ में आना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए, और मेरा चैनल जो है मनोज IAS उसको सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा है, किस तरीके से नहीं है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग जरूर बताइए, और कोई नया वीडियो जाना चाहते हैं, किसी तरह से कुछ उसमें नया जानना चाहते हैं, आप जरूर सजेशन दीजिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और जो मेरा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 6398189646 नंबर से, 6398189646। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी कोई समस्या आपको नहीं होनी है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।